नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रुद्रप्रयाग में सहमति से सुलझा नगरासु विवाद। प्रशासन और पंजाब से आए दल की मध्यस्थता लाई रंग। गुरुद्वारे की छत से नीचे उतरे निहंग। रुद्रप्रयाग के निहंग विवाद पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने थामी पहाड़ी अस्मिता की ढाल। गणेश गोदियाल बोले, स्थानीय लोगों को सरकार ने किया नजरअंदाज। कांग्रेस ने राम मंदिर में हुई कथित चोरी पर कसा तंज। बीजेपी और आरएसएस की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, सत्ता के लिए बीजेपी ने किया आस्था का सौदा। लखनऊ से भी बुरे देहरादून के कोचिंग सेंटर के हाल। संकरी गलियों में चल रहे कोचिंग सेंटर्स। कई सेंटर में नहीं सुरक्षा के इंतजाम। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के नगरासु गुरुद्वारे में निहंगों के कब्जे का मामला अब सुलझ चुका है, लेकिन निहंग विवाद ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस ने इस पूरी घटना को उत्तराखंड के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के नगरासु गुरुद्वारे में निहंग विवाद में गरमाई सियासत। गणेश गोदियाल ने मामले को दिया नया मोड़। उत्तराखंड के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ा। रुद्रप्रयाग जिले के नगरासु स्थित गुरुद्वारे में 4 दिनों तक चली निहंगों की मनमानी के बाद आखिरकार मामला सुलझ चुका है। गुरुद्वारे की छत पर चढ़े सभी निहंग नीचे उतर आए हैं, लेकिन निहंगों के विवाद ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। कर्णप्रयाग बाजार में हुई मारपीट मामले में पकड़े गए निहंग सिखों के परिजनों ने क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद इस मामले ने सियासी रंग ले लिया। इस मामले को कर्णप्रयाग से हरिद्वार ट्रांसफर करने की घोषणा की गई, यानी हरिद्वार पुलिस इस मामले की जांच करेगी। मामला ट्रांसफर करने के मसले पर ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठा दिए। गणेश गोदियाल ने पूछा कि आखिर पुलिस ने ये फैसला क्यों लिया? क्या कर्णप्रयाग के प्रभावित लोगों ने उनसे ये मांग की थी? कल आईजी गढ़वाल का एक स्टेटमेंट मैंने देखा, सुना, और उसमें वो कह रहे हैं कि तीर्थ यात्री के पिता की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई, इस केस को हम हरिद्वार शिफ्ट कर रहे हैं। ये तो ठीक है, अगर कोई फरियादी अपनी एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कहीं दूसरी जगह चलाना चाह रहा है, तो वहां से चलाना चाह रहा है, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं है। पर आईजी गढ़वाल ने एक बात और कही कि ये दोनों केस जो कि इससे पहले उस घटना में प्रभावित हैं, घायल हैं स्थानीय व्यवसायी, उनका भी केस हम हरिद्वार शिफ्ट कर रहे हैं। मैं ये बात समझ नहीं पाया हूं। मैं वहां के स्थानीय लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं, वहां के तमाम नेतागणों, कोई पार्टी की बंदिश नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के, बल्कि बीजेपी के भी या अन्य दलों के भी नेतागणों से भी ये बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या कर्णप्रयाग में हुई इस घटना में जो होटल व्यवसायी घायल हुए और स्थानीय लोग जो घायल हुए, क्या उनके परिजनों ने सरकार से ये मांग की है कि हमारे इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए हरिद्वार शिफ्ट किया जाए? क्या ऐसा हुआ है? और अगर उनके परिजनों ने ये मांग नहीं की, तो सरकार किसको फेवर करने के लिए ये केस हरिद्वार शिफ्ट कर रही है? गणेश गोदियाल ने इस मामले को उत्तराखंड के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ दिया है। गणेश गोदियाल ने मामला हरिद्वार ट्रांसफर करने पर सीधा सवाल और संदेह पैदा किया है। बता दें कि पूरा मामला 16 जून को चर्चाओं में आया था, जहां कर्णप्रयाग बाजार क्षेत्र में स्थानीय लोगों और कुछ निहंग सिखों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और तलवारें चली। इस विवाद में कई स्थानीय लोग चोटिल हुए, तो वहीं 4 निहंग सिखों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के 4 दिन बाद नगरासु गुरुद्वारे में कुछ निहंग सिखों ने ऊपरी मंजिल पर कब्जा कर लिया था। दिनांक 16/6/2026 को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मध्य विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को
थाना कर्णप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने दोनों मामलों की जांच चमोली से हटाकर हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया। जांच की निगरानी एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर करेंगे ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। वहीं विभिन्न सिख संगठनों की ओर से स्थानीय पुलिस के व्यवहार को लेकर लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने डीआईजी यशवंत सिंह चौहान को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री नवनीत सिंह भुल्लर इसके निकट पर्यवेक्षण में विवेचनाओं को संपादित करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सिख संगठनों द्वारा सिख श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय पुलिस के कथित आचरण एवं व्यवहार के आरोपों की जांच डीआईजी श्री यशवंत सिंह चौहान के सुपुर्द करते हुए उन्हें 2 सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। फिलहाल अब सबकी नजर हरिद्वार पुलिस की जांच और डीआईजी रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे पूरे मामले की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है। लेकिन इन सबके बीच गणेश गोदियाल ने बयान देकर इस मामले को सियासी रंग दे दिया है। मंगलवार को सीएम धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में सीएम धामी ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में सभी श्रद्धालु और पर्यटकों का स्वागत है। उन्होंने यात्रियों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु अपनी यात्रा का आनंद लेकर जाएंगे। प्रशासन का सहयोग करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। हेमकुंड साहब की यात्रा भी जो है पिछले साल की तुलना में 20-25 हजार अधिक हो गई है। अभी शुरुआती दिनों में 1,25,000 के आंकड़े को छू गई है। और चूंकि उत्तराखंड में 3 बड़े स्थान हमारे यहाँ पर हमारे सिख गुरुओं के द्वारा जिनकी स्थापना की गई थी, चाहे वो हेमकुंड साहब हो, रीठा साहब हो, नानक मता साहब हो, वो उत्तराखंड में ही है। और प्रत्येक वर्ष यात्रा चलती है। सबका सम्मान करना हम सबका संस्कार भी है। देवभूमि अतिथि देवो भव की तर्ज पर हमेशा यहाँ पर लोगों का सबका स्वागत करती है। तो सभी को बता दिया गया, कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। लगता है कि सुनील उनियाल गामा ने 2027 में गणेश जोशी का टिकट कटवाने की ठान ली है। तभी तो कभी उनके विधानसभा में जाकर उन्हें चुनौती देते हैं, तो कभी उनके कामकाज पर सवाल उठा देते हैं। देहरादून के पूर्व मेयर गामा ने मसूरी से विधायक गणेश जोशी की पोल खोलकर रख दी है। मसूरी विधानसभा में अव्यवस्था को लेकर गामा ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने गणेश जोशी की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। गामा ने खोली गणेश जोशी की पोल। अपने विधायक पर गामा ने उठाए सवाल। गणेश जोशी को नहीं जनता की चिंता। 2027 चुनाव में साफ होगा गणेश जोशी का पत्ता। लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को विपक्ष के साथ साथ अपनों से लड़ने के लिए भी कमर कसनी होगी, क्योंकि प्रदेश में बनते हालात ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी विधायकों का रास्ता रोकने के लिए उनकी अपनी ही तैयारी कर रहे हैं। अब मसूरी विधानसभा से कई बार जीतकर विधायक बनने वाले गणेश जोशी पर देहरादून के पूर्व मेयर गामा की नजर है। अपने ही नेता का टिकट काटने का सारा बंदोबस्त गामा ने कर लिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के काम पर सवाल उठाकर और अव्यवस्था की पोल खोलकर गामा ने मसूरी जनता और पार्टी संगठन को बता दिया है कि 2027 में बदलाव जरूरी है। दरअसल सुनील उनियाल गामा ने गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में अधूरे काम पर सवाल उठा दिए हैं। वीडियो शेयर कर उन्होंने गणेश जोशी के कामकाज की पोल खोलकर रख दी है। आज हम मसूरी विधानसभा के मालतेवता से सेरकी से सिला से मोटर मार्ग से जा रहे हैं, जहां पिछले वर्ष सितंबर में आपदा आई थी और आपदा के बाद जो यहाँ की सड़क है, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, वो इन सड़क से गुजर रहे हैं। निश्चित रूप से इस सड़क का जो है आपदा से पैसा भी आया था और जो मेरी जानकारी में आया है
कि 2024 में इसका टेंडर हुआ था, वो 2025 में पूरा होना था, लेकिन अभी कुछ काम हुआ है और शेष काम बाकी है। लेकिन देखने को आ रहा है कि यहाँ पर्यटक जो है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ देहरादून के हमारे लोकल पर्यटक जो है घूमने आते हैं, लेकिन असुविधाओं का अभाव की वजह से उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। और जो ये दिख रहा है ये पूरा क्षेत्र, ये देखिए जहाँ से पानी का स्रोत जो है पूरे गांव वालों को पानी इससे मिलता था, लेकिन आज स्रोत भी बंद है। और मैं जगह जगह जो जानकारी कर रहा हूँ कि पानी की और सड़क की बड़ी समस्या है। वहीं जब हमारी टीम ने गामा से इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो वो एक कदम और बढ़ गए। सुनील उनियाल गामा ने कहा कि जनता की समस्या को लेकर गणेश जोशी की चिंता नजर नहीं आती। देखिए, वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के मंत्री हैं, तो उनको तो स्वयं ही चिंता करनी चाहिए और मुझे लगता है कि कर भी रहे होंगे चिंता। लेकिन चिंता जो है मुझे लगता है कि दिखाई भी देनी चाहिए। लेकिन मुझे जो जहाँ मैं घूम रहा हूँ वहाँ समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान जो है क्योंकि हमारी सरकार है, केंद्र में भी सरकार हमारी है, राज्य में भी सरकार है, छोटी सरकार नगर निगम में भी हमारी सरकार है, इसलिए जो है जनता की जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गामा के मुखर होकर बोलने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी किसी से दिक्कत है तो पार्टी फोरम पर बात करे। नहीं, मैं अभी गामा जी से बात करूंगा, मैंने उनका बयान देखा नहीं है। इस तरह का बयान आता तो किसी को भी बयान को सार्वजनिक स्थलों पर किस रूप में रखना है, इसकी मर्यादा होनी चाहिए। कोई बात है तो सीधा ठीक प्लेटफॉर्म पर उनको अपनी बात रखनी चाहिए। आप पहले भी सर ये बात कह चुके हैं कि पार्टी प्लेटफॉर्म। मैं आज ही बात करूंगा, आज ही चर्चा करूंगा उनके साथ। बता दें कि देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा की नजर इस बार मसूरी विधानसभा क्षेत्र पर है। यही कारण है कि गणेश जोशी का टिकट काटने के लिए गामा जद्दोजहद में लगे हैं। कभी कहते हैं कि मसूरी सीट एक नेता की बपौती नहीं, तो कभी गणेश जोशी के कामकाज की पोल खोल रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच की तनातनी पार्टी के भीतर का माहौल खराब करती दिख रही है और यदि आगे भी यही हालात रहे तो यकीनन 2027 चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। राजधानी देहरादून में सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सिंह नेगी ने अपने खिलाफ दर्ज भूमि विवाद से जुड़े मुकदमे के हाईकोर्ट से खारिज होने के कई गंभीर सवाल उठाए हैं। नेगी ने आरोप लगाया कि भूमि रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और राजस्व अभिलेखों में भारी अनियमितताएं हुई है, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने राजस्व विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही रायपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के मुद्दे को लेकर जल्द ही न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। 2021 में हम लोगों ने ग्राम द्वारा में एक ज़मीन खरीदी थी और कुछ तकनीकी कारणों के कारण जिस व्यक्ति से हमने खरीदी उनके नाम जितनी हमने खरीदी उतना दाखिल खारिज नहीं हो पाया और जब ये संज्ञान में आया तो उस व्यक्ति द्वारा दुरुस्ती की एप्लीकेशन लगाई गई और वो ज़मीन उनकी दुरुस्त हो गई और हमने उसके खिलाफ हमने फिर दुरुस्ती की एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग है। हमारी दुरुस्ती की एप्लीकेशन को दबा करके और एक झूठा मुकदमा हम पर बनाया गया, जो कि इस प्रकार 420, 467, 468, 471 जो धोखाधड़ी की धाराएं हैं और जिनमें 7 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्राविधान है। और वो धाराएं तब लगती हैं जब कोई व्यक्ति कोई कागजों में छेड़छाड़ करता है। हमारा सीधा मामला है कि हमने 2021 में कोई ज़मीन खरीदी और 2025 में उसको बेच दिया। जितनी ज़मीन हमने खरीदी उससे अधिक हमने कोई ज़मीन नहीं बेची। मंगलवार को राजधानी देहरादून में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने राम मंदिर में हुई कथित चोरी मामले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। आलोक शर्मा ने कहा कि दशकों तक चले राम मंदिर आंदोलन का सहारा लेकर सत्ता तक पहुंचने वाली बीजेपी और आरएसएस आज इस गंभीर प्रकरण पर पूरी तरह से खामोश है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो इस देश को कैसे छोड़ सकते हैं। आलोक शर्मा ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आस्था का सबसे बड़ा सौदा किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम
का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। तमाम सनातनियों ने बहुत बड़ा चंदा देकर, दान देकर उस मंदिर को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया। लेकिन पिछले 20 दिन से जिस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि वहां पर चोरी नहीं डकैती हुई, ऐसा प्रतीत होता है। और दुर्भाग्य है कि हर चीज का क्रेडिट लेने वाली भाजपा और आरएसएस खामोश हैं। एसआईटी के नाम पर लीपापोती शुरू कर दी गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां रेलवे, पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेलवे की जमीन पर बनी 40 से 45 झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई का अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया। कई लोग बुलडोजर के सामने आ गए। बावजूद इसके टीम ने लोगों के हंगामे के बीच झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त किया। उधर अधिकारियों ने बताया कि धर्मनगरी में कुंभ मेले के चलते शहर की सुरक्षा और सुंदरता को सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। ये अभी जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो टिबड़ी रेलवे फाटक है वहाँ पे हम अतिक्रमण हटा रहे हैं और ये रेलवे की जमीन है जिस पर रेलवे ने अपना जो विधिक प्रक्रिया है वो पहले भी अपनाई हुई थी। नोटिस दिए गए थे, उनका पक्ष जाना था। उसके बाद अंतिम तौर पे हमने भी कागज देखे कि रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण है, तो रेलवे की डिमांड पे जिला पुलिस और हम लोगों ने मिल करके उनका सहयोग करते हुए जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण उसको हटा रहे हैं और अभी 75% हट गया इस पॉइंट पर, बाकी 25% बचा है वो लगातार। गदरपुर विधानसभा पहुंची एसडीएम ऋचा सिंह ने क्षेत्र में चल रहे एसआईआर अभियान की जानकारी ली। बता दें कि उन्होंने क्षेत्र में लगाए गए एसआईआर बूथों का निरीक्षण किया और बीएलओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि यहां गदरपुर विधानसभा में अब तक 50% एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। वहीं मतदाताओं से बीएलओ का सहयोग करने की अपील की जा रही है। कोई कमी नहीं निकल रही है, क्योंकि जो हमारा एसआईआर का काम हो रहा है प्रत्येक बूथों पर और फील्ड में जाकर जो हमारे बीएलओ उनके साथ जो शिक्षा विभाग से अधिकारीगण लगे हुए हैं, जो टीचर्स लगे हैं, वो टीम एक काम कर रही है। तो उसको देखने के लिए कि इन लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है, इनकी प्रगति क्या है पूरे क्षेत्र में, इसमें आज तहसील की टीम भ्रमण कर रही है। उसी क्रम में मैंने ये बूथ देखा है। तो अभी इनका काम है, अच्छा काम इनका चल रहा है। इनका 50% काम लगभग इनका होने वाला है। इस प्रगति के लिए ही निरीक्षण हो रहा है और मेरे लोगों से अपील है कि वो जो बीएलओ उनसे डॉक्यूमेंट मांग रही है, जो उनके पास जो डिटेल है वो उनको उपलब्ध करा दे, जिससे शीघ्रता से इस कार्य को पूर्ण किया जा सके। धर्मनगरी हरिद्वार में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसएसपी नवनीत सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और अग्निशमन अधिकारियों को फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों को कोचिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थानों में फायर सेफ्टी उपकरणों को परखने के लिए कहा है। कोई खामी मिलने पर उसे दूर किया जाएगा। और साथ में कल जो इंसिडेंट दिल्ली में हुआ है उसके मद्देनजर आज ही मॉर्निंग में जो हमारे सीएफओ हैं, अग्निशमन अधिकारी, इनको बोला गया है कि अपनी टीम के साथ जितने हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं या ऐसी जगह जहाँ पे कि भीड़ भाड़ की जगह होती है, जो लोग आते हैं, वहाँ अग्निशमन की क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है, उनकी एक बार समीक्षा कर ली जाए। अगर कोई कहीं कमी है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि अभी मानसून का ऑनसेट में टाइम है, ऐसी घटना कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए इन सबको अलर्ट पर रखा। रुड़की के नगला इमरती गांव में हाईवे के पास भूमाफियाओं पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। मामले को लेकर सूरत सेवा दल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ के कार्यालय का घेराव किया। नाराज लोगों ने बताया कि चकबंदी विभाग की मिलीभगत के चलते करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पर जो सरकारी भूमि है उस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उस पर कई बार शासन और प्रशासन के द्वारा खाली कराने के आदेश भी कर दिए गए। लेकिन जो भूमाफिया हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं और वो अधिकारियों को भी पता नहीं क्या मतलब ऐसा समस्या क्रिएट कर दे रहे हैं। ऐसा कौन सा उनके पीछे हाथ है, ऐसा कौन सा उनके पीछे तंत्र है, जो कि जो है पैमाइश के 3-4 बार आदेश होने के बाद में उस पर पैमाइश नहीं हो रही। तो आज इस पूरे घटनाक्रम पर हम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से मिलने आए हैं। में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक पैमाइश का डेट दिया गया था, उसमें कुछ कारण से पैमाइश नहीं हो पाई थी। उसका पैमाइश जल्दी करके सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त करने के लिए डिमांड करके आज हमारे सूरत सेवा दल के सभी पदाधिकारी आज पहुंचे थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया कि उसको तुरंत खाली किया जाए,
until unless there is any legal court में proceeding है. Stay होगा तो अलग बात है, नहीं होगा तो उसको. राजधानी देहरादून से सटे धूलकोट में चल रहे ग्राफिक एरा हॉस्पिटल पर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा मरीजों में भय पैदा कर ऑपरेशन के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का काम किया जा रहा है। उन्होंने एक मरीज की केस स्टडी को साझा करते हुए बताया कि मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी और तब भी अस्पताल प्रशासन ऑपरेशन पर अड़ा रहा। उन्होंने कहा कि ये कोई एक मामला नहीं, मृत मरीजों से भी दवाइयां, स्टेंट और वेंटिलेटर आदि के नाम पर लूट की जा रही है। बता दें कि रघुनाथ सिंह नेगी ने मामले में स्वास्थ्य विभाग से हस्तक्षेप की मांग की है। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल है धूलकोट देहरादून का, आज उसने सारी हैवानियत की हदों को पार करने का काम किया। आज वो लूटपाट का केंद्र बन गया अस्पताल। मरे हुए जो मरीज हैं, जो मृत हो चुके हैं, उन पे भी कई स्टेंट के नाम पे, तमाम तरीके वेंटिलेटर के नाम पे जनता को लूटने का काम किया जा रहा है और एक तरह से लूट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा कहना है कि जो जिम्मेदार विभाग है, जो जिम्मेदार लोग हैं, आखिर इस अस्पताल पर नकेल डालने का काम क्यों नहीं कर रहे। कई मामले ऐसे हो चुके हैं जो जन संघर्ष मोर्चा के संज्ञान में आए हैं। अभी मैं आपको अगर एक बात बताऊं, आप भी हैरान होंगे, एक माइनर ब्रेन हेमरेज का केस आया, उससे पहले 5-7 लाख रुपए लूट लिए अस्पताल वालों ने। उसके बाद उन पर दबाव बना करके 25 लाख रुपए आप रात में जमा कीजिए, इनका दोबारा ऑपरेशन होना है। जब ये मामला हमारे पास पहुंचा, हमने किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से बात की, मात्र 1-1.25 लाख रुपए में उन डॉक्टर साहब ने उनको चंगा कर दिया, घर भेज दिया। राजधानी देहरादून के लालपुर इलाके में एक बेकाबू सिटी बस ने ऐसा कहर बरपाया कि फुटपाथ पर बैठे 5 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि बस चालक को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसने बस पर नियंत्रण खो दिया। सिटी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और फुटपाथ पर बैठे 5 मजदूरों को रौंद दिया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत सभी को बस के नीचे से निकालकर इंद्रेश अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। उधर ड्राइवर का भी टेस्ट करवाया जा रहा है। आज प्रातः ISBT के पास में लालपुर के समीप एक सिटी बस के द्वारा अनियंत्रित होकर फुटपाथ में कुछ लोगों को अनियंत्रित होने के कारण कुछ लोगों को चलने से कुछ लोग घायल हुए हैं। उनको तत्काल इंद्रेश हॉस्पिटल में ले जाया गया है। इसमें जो ड्राइवर है उसको हिरासत में लिया गया है, बस को भी कब्जे में लिया जा चुका है और इनके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। जो प्रथम दृष्टया अभी बात पता लगी है, जो डॉक्टर से अभी प्रथम दृष्टया बात पता लगी है, जो ड्राइवर है उसको कुछ दौरा पड़ने की एक शिकायत थी, उसको लेके उसका भी इलाज भी वहाँ चल रहा है। हम इसका भी चेक करा रहे हैं कि इसके द्वारा जो इसका ब्लड टेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से कोई इसमें कंज्यूम तो नहीं किया, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो भी अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो इन कारणों का हम लोग पता लगाएंगे। अल्मोड़ा में ग्रीन हिल ट्रस्ट द्वारा कुमाऊनी व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य कुमाऊं की पारंपरिक खान पान संस्कृति को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी को स्थानीय व्यंजनों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर आयोजकों ने कहा कि बदलती जीवन शैली के बीच पारंपरिक भोजन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। ग्रीन हिल्स ट्रस्ट द्वारा अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल के 4th संस्करण के अंतर्गत जो हमारी प्री एक्टिविटीज होती हैं उसमें उत्तराखंड की पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करी गई है, जिसमें लगभग 2 दर्जन हमारे प्रतिभागियों का प्रतिभाग है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारी सभी महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान में पारंपरिक व्यंजनों के साथ यहाँ पर हैं, जिसमें बटके दुक्के भी हैं, चुरकानी भी है, रस भी है, सिंगल पुए भी हैं और यहाँ तक कि प्रसाद किस तरीके से बनाया जाता है हमारे उत्तराखंड में, कैसे उसको प्रसाद को थाली सजाई जाती है, उसके साथ यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और बहुत उल्लास के साथ वो इसमें प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। मंगलवार को रुद्रपुर के ग्राम शिवपुरी में 2 कच्चे मकानों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की चपेट में आने से घर में रखा घरेलू गैस सिलेंडर भी फट गया और इस वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। बता दें कि पीड़ित परिवार आर्थिक तौर पर कमजोर है, ऐसे में उसने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आज सुबह सूचना मिली कि
खानपुर पूर्व के ग्राम शिवपुर में एक भीषण आग, गांव से काफ़ी पीछे 2 घर थे, उसमें आग लग गई थी और परिवार के सब लोग मजदूरी पे गए हुए थे। और जैसे सूचना मिली तो ठुकराल जी के रुद्रपुर ना होने पर उनका फ़ोन आया तो मैं तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँचा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ही बुलवाई और आग तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। घर में जो भी सामान था सिलेंडर तक फट के, सिलेंडर इतनी तेज़ आवाज़ में फटा कि सिलेंडर उड़कर दूसरे एक तिमंजिले मकान पे गया। वहाँ पे बल्ली लगी थी, बल्ली से टकराया और बल्ली नीचे किसी मजदूर के, गांव का एक मजदूर था, उसको लगी। वो थोड़ा घायल हो गया था, उसको हॉस्पिटल करा। अल्मोड़ा में वाल्मीकि समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर वाल्मीकि समाज का गुस्सा फूटा है। नाराज लोगों ने लामबंद होकर शहर में जुलूस निकाला और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व दर्जाधारी मंत्री सिकंदर पवार ने बताया कि एक महिला यूट्यूबर द्वारा वाल्मीकि समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ऐसे में उनकी मांग है कि महिला यूट्यूबर पर सख्त एक्शन लिया जाए। एक महिला ने, जो कि वास्तव में उत्तराखंड की महिला, जो उत्तराखंड एक देवभूमि, हमारी उत्तराखंड की एक महिला जिसका नाम दुर्गा देवी है और वो सीधा खेत के गांव के रहने वाली है, उसने ऐसे समाज के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है कि हम कुछ कह नहीं सकते। हमारा पूरा समाज, उत्तराखंड का नहीं पूरे देश का समाज आज बिल्कुल गुस्से में है और कहीं ऐसा ना हो कि हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। रुद्रप्रयाग में सहमति से सुलझा नगरासु विवाद, प्रशासन और पंजाब से आए दल की मध्यस्थता लाई रंग, गुरुद्वारे की छत से नीचे उतरे निहंग। रुद्रप्रयाग के निहंग विवाद पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने थामी पहाड़ी अस्मिता की ढाल, गणेश गोदियाल बोले स्थानीय लोगों को सरकार ने किया नजरअंदाज। कांग्रेस ने राम मंदिर में हुई कथित चोरी पर कसा तंज, बीजेपी और आरएसएस की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा सत्ता के लिए बीजेपी ने किया आस्था का सौदा। लखनऊ से भी बुरे देहरादून के कोचिंग सेंटर के हाल, संकरी गलियों में चल रहे कोचिंग सेंटर्स, कई सेंटर में नहीं सुरक्षा के इंतजाम।